कक्षा 5 विज्ञान इकाई 7 अंतरिक्ष चैप्टर 14 छाया ग्रहण और ज्वार भाटा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे छाया के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा के बारे में। छाया शैडो। बच्चों, स्कूल से पैदल आते हुए आपने कभी अनुभव किया होगा कि भूमि पर आपकी ही बनावट का एक बड़ा धब्बा आपके साथ साथ चल रहा है। यह क्या है? यह आपकी परछाई है, यह आपकी छाया है। आपने दिन के समय भूमि पर पेड़ों, खंभों, मकानों आदि की छाया भी देखी होगी। छाया क्या होती है? आप जानते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जब कोई पदार्थ प्रकाश के पथ के बीच में आ जाता है तो उस पदार्थ की छाया बन जाती है। छाया की बनावट वस्तु की बनावट के समान ही होती है, इसलिए हम कभी कभी तो केवल छाया देखकर ही वस्तु के विषय में जान सकते हैं। क्या सभी वस्तुओं की छाया बनती है? आइए देखें। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम हाईलाइट कर देते हैं। क्या? जब कोई पदार्थ प्रकाश के पथ के बीच में आ जाता है तो उस पदार्थ की छाया बन जाती है। छाया की बनावट वस्तु की बनावट के समान ही होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इन बातों को ध्यान रखना। प्रयोग 1। एक टॉर्च, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक कागज तथा एक कांच का टुकड़ा लीजिए। क्या क्या लिया हमने? टॉर्च, लकड़ी का टुकड़ा, कागज, कांच का टुकड़ा। किसी अंधेरे बंद कमरे में दीवार से थोड़ी दूर पर टॉर्च जलाकर रख दीजिए। क्या? टॉर्च जलाकर रख दीजिए। अब चित्रानुसार टॉर्च तथा दीवार के बीच बारी बारी से लकड़ी, कागज, कांच के टुकड़े को रखिए। आप क्या देखते हैं? टॉर्च के और दीवार के बीच में जब आपने लकड़ी का टुकड़ा रखा तो काली परछाई, बिल्कुल डार्क परछाई बनी। जब आपने कागज का टुकड़ा रखा तो हल्की परछाई बनी। जब आपने कांच का टुकड़ा रखा तो बिल्कुल परछाई नहीं बनी। लकड़ी के टुकड़े से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता तथा टुकड़े की गहरी छाया दीवार पर बन जाती है। ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी कहते हैं। आर पार नहीं निकल पाता, क्या होता है? उससे गहरी छाया दीवार पर बन जाती है। कागज के टुकड़े से प्रकाश की बहुत कम मात्रा ही निकल पाती है तथा कागज की अत्यंत हल्की छाया दीवार पर बन जाती है। ऐसे पदार्थों को अल्प पारदर्शी अथवा पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? कम मात्रा निकल पाती है तो क्या हो जाता है? हल्की छाया दीवार पर बन जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी अथवा पारभासी। कांच के टुकड़े से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है तथा कांच के टुकड़े की छाया नहीं बनती। ऐसे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे? कांच का टुकड़ा लिया, आर पार प्रकाश निकल जाता है, कांच के टुकड़े की छाया नहीं बनती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। याद रखिए, केवल अपारदर्शी एवं पारभासी पदार्थों की ही छाया बनती है। याद रखिए, केवल अपारदर्शी एवं पारभासी पदार्थों की ही छाया बनती है। आइए छाया के कुछ और मुख्य गुणों को देखें।
एक टॉर्च, एक रबर की गेंद, एक पिन, एक डोरी लीजिए। गेंद में पिन लगाकर उसमें डोरी बांधिए। गेंद को दीवार से थोड़ी दूरी पर लटका दीजिए। टॉर्च रखी है, दीवार है, पिन लगा के गेंद में एक डोरी से इसको लटकाया हुआ, छत से ऐसे करके लटका दिया। अब कमरे में अंधेरा कर लीजिए। टॉर्च जलाकर उसे गेंद से थोड़ी दूरी पर रखिए। आपको दीवार पर गेंद की छाया दिखाई देगी। अब टॉर्च बंद कीजिए। आप देखेंगे कि टॉर्च बंद करते ही गेंद की छाया दीवार से गायब हो जाती है। टॉर्च बंद करी, कोई छाया नहीं है, कोई छाया नहीं है। क्या सीख मिलती है हमको इससे? याद रखिए, छाया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही बनती है। छाया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही बनती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि आपको पेड़, खंभों, मकानों आदि की छाया केवल दिन में ही दिखाई देती है, रात में नहीं। दिन में सूर्य के प्रकाश में विभिन्न वस्तुओं की छाया बनती है। प्रयोग 3। प्रयोग 2 के अनुसार टॉर्च जलाकर गेंद की छाया का परीक्षण कीजिए। परीक्षण मतलब परीक्षण कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। अब टॉर्च के स्थान पर एक पतली मोमबत्ती जलाकर गेंद के सामने रख दीजिए। क्या किया आपने? यहाँ पे आपने टॉर्च ली थी और यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं? मोमबत्ती। गेंद के सामने रखिए। यहाँ टॉर्च थी, यहाँ पे आपने मोमबत्ती रख दी। यहाँ पे शार्प, बड़ी क्लियर परछाई बन रही है, यहाँ पे धुंधली परछाई बन रही है। आप देखेंगे कि गेंद की छाया पहले की अपेक्षा बहुत हल्की या धुंधली बनती है। कैसी बनती है? धुंधली, हल्की धुंधली। गेंद की छाया कैसी होगी? हल्की धुंधली हो गई है। याद रखिए, प्रकाश जितना तीव्र होता है, छाया उतनी ही गहरी काली बनती है। आपने अनुभव किया होगा कि सुबह अथवा शाम की अपेक्षा दोपहर में वस्तु की छाया अधिक गहरी बनती है। सुबह अथवा शाम की अपेक्षा दोपहर में वस्तुओं की छाया अधिक गहरी बनती है। कब? दोपहर को। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोपहर में सूर्य का प्रकाश सुबह और शाम की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है, तीव्र होता है। प्रयोग 4। प्रयोग 2 की भांति टॉर्च जलाकर गेंद की छाया का परीक्षण कीजिए। अब एक पेंसिल लीजिए। छाया के किनारों पर पेंसिल चलाते हुए दीवार पर छाया का आकार बना लीजिए। ट्रेस कर लीजिए। अगर ऐसे करके छाया बन रही है तो उसको ऐसे पेंसिल चला के बना लीजिए, ताकि आप जब उसे हटा लें तब भी वो निशान बना रहे। अब गेंद से पिन अलग कर लीजिए। इस पिन में पहले की अपेक्षा बड़ी गेंद, कैसी गेंद? बड़ी गेंद लगाइए। ध्यान रहे कि गेंद की स्थिति आगे पीछे न होने पाए। अब टॉर्च जलाकर पुनः पेंसिल द्वारा नई छाया का आकार ट्रेस कर लीजिए। कमरे में प्रकाश करके दोनों छाया के आकारों का परीक्षण कीजिए। अब जो पहले निशान बनाया था आपने बाउंड्री पे, जो पेंसिल फेरी थी दोनों गेंद की, उनको आपस में मैच कराइए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि बड़ी गेंद की छाया छोटी गेंद की छाया की अपेक्षा बड़े आकार की बनती है। बड़ी गेंद की छाया कैसे बनती है? बड़े आकार की। बड़ी गेंद, बड़े आकार की छाया। याद रखिए, वस्तुओं का आकार बढ़ने पर छाया का आकार भी बढ़ जाता है। वस्तुओं का आकार बढ़ने पर छाया का आकार भी बढ़ जाता है। प्रयोग 5। प्रयोग 2 की भांति टॉर्च जलाकर गेंद की छाया को देखिए। अब टॉर्च को धीरे धीरे गेंद के समीप लाइए। आप देखेंगे कि टॉर्च के पास आने पर गेंद की छाया का आकार बड़ा होने लगता है। इसको किधर लेके गए आप? इधर लेके, टॉर्च की तरफ लेके गए गेंद को, तो परछाई बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई, ये बड़ी होती जा रही है। टॉर्च को गेंद से दूर ले जाने पर छाया का आकार छोटा होने लगता है। दूर ले जाते हैं तो आकार छोटा होने लगता है। याद रखिए, प्रकाश स्रोत वस्तु से जितना दूर होगा छाया उतनी ही छोटी बनेगी। प्रयोग 6। रात के समय किसी सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के पास जाइए। स्ट्रीट लाइट की ओर मुंह करके उससे थोड़ी दूर खड़े हो जाइए। आप देखेंगे कि आपकी छाया आपके पीछे बन रही है।
अब स्ट्रीट लाइट की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप स्ट्रीट लाइट के एकदम नीचे आ जाते हैं तो आपकी छाया आपके नीचे आ जाती है। देखिए चित्र, स्ट्रीट लाइट, इससे आप दूर हैं, अभी आपका मुंह स्ट्रीट लाइट की तरफ है, आपकी छाया आपके पीछे है, यानी स्ट्रीट लाइट की विपरीत दिशा में आपकी छाया है। जब आप चल के स्ट्रीट लाइट के नीचे आ गए हो बिल्कुल, तो आपकी छाया आपके नीचे आ गई। जब आप आगे निकल गए तो परछाई इधर चली गई आपके सामने और स्ट्रीट लाइट पीछे चली गई। पहले स्ट्रीट लाइट आपके सामने थी, परछाई पीछे थी, अब स्ट्रीट लाइट पीछे चली गई और परछाई सामने चली गई। जब आप स्ट्रीट लाइट को पार कर जाते हैं तब आपकी छाया आपके सामने बनने लगती है। याद रखिए, छाया सदैव प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। इस तथ्य को निम्न विधि से भी देखा जा सकता है। किसी खुले मैदान में एक छड़ी गाड़ दीजिए। अब प्रातःकाल, दोपहर एवं शाम के समय इस छड़ी की छाया को देखिए। आप देखेंगे कि सूर्योदय के समय जब सूरज पूरब दिशा में होता है तब छाया पश्चिम दिशा में बनती है। सूर्यास्त के समय जब सूरज पश्चिम दिशा में होता है तब छाया पूर्व दिशा में बनती है, यानी कि उल्टा। पूरब में होगा सूरज तो छाया पश्चिम में बनेगी, सूरज पश्चिम में होगा तो छाया पूरब में बनेगी। दोपहर में छड़ की छोटी सी छाया पूरब दिशा की ओर होती है। दिन भर में छाया की लंबाई छोटी व बड़ी होती रहती है। ऐसा सूर्य की पृथ्वी से पारस्परिक दूरी में अंतर होते रहने के कारण होता है। जिस दिशा से सूरज का प्रकाश आ रहा है उसी के हिसाब से छड़ की परछाई बनती है। जैसे वो दिशा बदलती रहती है वैसे ही छड़ की परछाई भी अपना स्थान बदलती रहती है। यहाँ पे अगर ये पूर्व में सूरज है और उग रहा है तो परछाई लंबी है और पश्चिम में है। या अगर ये दोपहर हो गई है तो परछाई छड़ी के नीचे है और छोटी हो जाती है। सूर्यास्त के समय क्या होता है, अगर पश्चिम में सूरज है तो पूर्व में परछाई है और छड़ की अपेक्षा लंबी हो जाती है। इस छड़ की सहायता से आप दिन के किसी समय को भी बता सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सूर्योदय के समय छड़ की छाया की लंबाई नापिए तथा भूमि पर निशान भी लगा दीजिए। किसी घड़ी से समय देखकर अपने प्रेक्षणों को नीचे दी गई सारणी में यथास्थान लिख लीजिए। इसके पश्चात एक एक घंटे बाद छाया एवं दिशा निम्न सारणी में लिखिए एवं भूमि पर निशान लगाते रहिए। क्या करेंगे आप, आपको एक धूप घड़ी टाइप का कुछ बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, सूर्योदय के समय फिर 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, ऐसे आप 12वें घंटे तक, यानी पूरे दिन के 1 घंटे में बांट के क्या नोट करेंगे आप, छाया की लंबाई, छाया की दिशा, ये दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप, सूर्योदय में आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपकी छड़ है, ये छड़ है, ये छड़ है, ये छड़ है, ये छड़ है, ऐसे करके एक ही लंबाई की छड़ है। अब आप क्या करेंगे, इसकी आपको बनानी है परछाई। तो सूर्योदय में कैसी होगी, ऐसे करके बनेगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये घूमती चली जाएगी। छाया की दिशा और लंबाई दोनों नोट कर लिया आपने। अब आपको पता है कि कितने टाइम पे कैसी परछाई बनती है, तो आप उस परछाई को देख के समय बता सकते हैं। यही काम किस में होता है, यही सूर्य घड़ी या धूप घड़ी में यही कार्य होता है। देखते हैं कैसे। अब आप इस सारणी एवं छाया की स्थिति अब आप इस सारणी एवं छाया की स्थिति देखकर दिन में कभी भी समय ज्ञात कर सकते हैं। दिन में कभी भी समय ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, छाया की स्थिति देखेंगे आप और उसे मैच करा लेंगे कि ऐसी छाया कितने बजे बनती है और समय बता सकते हैं आप। पुराने समय में वैज्ञानिक इसी प्रकार छाया देकर समय का अनुमान करते थे। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता, लेकिन अनुमान हो जाता है कि लगभग इतना बजा होगा। छाया की लंबाई एवं दिशा, बहुत गाढ़ा है, लंबाई
एवं दिशा के आधार पर समय बताने वाले उपकरण को सूर्य घड़ी कहते हैं। आप आज भी दिल्ली एवं जयपुर में बने जंतर मंतर में इस प्रकार की सूर्य घड़ी को देख सकते हैं। ग्रहण। आपने देखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती हैं तो उसकी छाया बन जाती है। आप जानते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा खगोलीय पिंड हैं। ये तीनों पिंड अपारदर्शी होते हैं। पृथ्वी सूर्य के तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार गति करते करते कभी कभी पृथ्वी एवं चंद्रमा की परछाई एक दूसरे पर पड़ने लगती है। इसे ही ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। आइए इन दोनों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप जानते हैं सूर्य ग्रहण। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार की परिक्रमा करते हुए कभी कभी चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच एक पंक्ति में आ जाता है। ऐसे में चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ भाग पर पड़ती है। पृथ्वी के इस भाग को देखने पर चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तथा सूर्य दिखाई नहीं देता। इस प्रकार इस दशा को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के इस भाग से देखने पर चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तथा सूर्य दिखाई नहीं देता। इसी दशा को क्या कहते हैं? हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस स्थान पर चंद्रमा की गहरी छाया पड़ती है वहाँ सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके आसपास जहाँ चंद्रमा की हल्की छाया पड़ती है वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। जिस स्थान पर चंद्रमा की गहरी छाया पड़ती है वहाँ सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके आसपास जहाँ चंद्रमा की हल्की छाया पड़ती है वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर मून परिक्रमा कर रहा है। ऐसे करके इस प्रकार की परिक्रमा करते हुए कभी कभी चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच एक पंक्ति में आ जाता है। यहाँ पे सूर्य है तो एक लाइन में आ जाता है कभी कभी इस तरह से। तो धरती पे मून की परछाई ऐसे पड़ जाती है। यहाँ मून था तो इसने रास्ता रोक दिया प्रकाश का और इसकी सन की जो रोशनी थी वो रुक गई और परछाई धरती पर पड़ रही है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार की परिक्रमा करते हुए कभी कभी चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच एक पंक्ति में आ जाता है, एक लाइन में आ जाता है। ऐसे में चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ भाग पर पड़ती है, कुछ भाग पर पड़ती है। पृथ्वी के इस भाग से देखने पर चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तथा सूर्य दिखाई नहीं देता। इस भाग में जो भी देश होगा वहाँ पे खड़े व्यक्ति को सूरज नहीं दिखाई देगा क्योंकि सामने चांद आ गया, ये आ गया। इस दशा को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। इस दशा को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस स्थान पर चंद्रमा की गहरी छाया पड़ती है वहाँ सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये वाला जो पार्ट है, अगर ये धरती है ऐसे और ये चांद है और इसकी ये रोशनी ऐसे रुक गई है तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पे ये अंधेरा हो गया, ये अर्थ है ऐसे हो गया। तो इस जगह पे, इस वाली जगह पे सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जिस स्थान पर चंद्रमा की गहरी छाया पड़ती है वहाँ सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके आसपास जहाँ चंद्रमा की हल्की छाया पड़ती है वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इसके अलावा जहाँ पे इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जहाँ पे सूरज कैसा दिखाई देता है, ऐसा, या कहीं कहीं पे ऐसा दिखाई देता है, या कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा ही कटता है ऐसा करके। इसे क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण।
ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चांद, चंद्रमा। प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं और इसी तरह और ये जो सीधी रेखा जा रही इधर, यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये पूर्ण सूर्य है, यहाँ से पूर्ण सूर्य दिखाई देगा, इस वाले इलाके से आंशिक ग्रहण दिखाई देगा, तीसरा जो इलाका यहाँ पे पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा, 4 वाले इलाके से आंशिक ग्रहण और यहाँ से पूरा सूरज दिखाई देगा। यहाँ खड़े व्यक्ति को, जो यहाँ से यहाँ तक खड़ा है, उसे, जो एक पे खड़ा है, एक पे जो खड़ा है, उसे पूरा दिखाई देगा। देखो यहाँ से ये इलाका भी दिख रहा है इसको और ये इलाका भी दिख रहा है। ऐसे यहाँ खड़े व्यक्ति को ये इलाका भी दिख रहा है और ये इलाका भी दिख रहा है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ है उसे कोई भी इलाका नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में होता है तथा चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से विपरीत दिशा में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में होता है। चंद्रमा कहाँ पे है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। यहाँ खड़े व्यक्ति को चांद कैसे दिखाई देगा? चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चांद के किस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है? इस वाले हिस्से पे, इस पे अंधेरा है इधर वाले पे। तो ये कौन सा टाइम है? पूर्णिमा का टाइम। ये टाइम है अमावस्या का टाइम। जब चांद दिखाई नहीं देता तो क्या होती है वो? अमावस्या। अमावस्या, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में होता है तथा चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से विपरीत दिशा में होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है। अमावस्या, जब चांद दिखाई नहीं देता, दिन ही होता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है, केवल उसी अमावस्या के दिन होता है जब चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक पंक्ति में आ जाते हैं। एक लाइन में होना जरूरी है। सन का, मून का और अर्थ का एक लाइन में होना जरूरी है, तभी परछाई इस पर पड़ेगी। अगर ये यहाँ ना होकर यहाँ हो गया या यहाँ हो गया तो परछाई नहीं पड़ पाएगी, जबकि ये अमावस्या ही होगी। ये भी हमें सूर्य ग्रहण को कभी भी अपनी नंगी आंखों से सीधे नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों को क्षति पहुंच सकती है। जब सूर्य ग्रहण होता है, अगर सूर्य ग्रहण पूर्ण है तो एकदम अंधेरा छा जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर अचानक से सूरज चमकेगा और उसकी तेज चमक हमारी आंखों पे पड़ सकती है, जिससे हमारी आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कारण क्या है कि अंधेरे में हमारी आंखें अंधेरे के लिए सेट हो जाती हैं। अचानक से उजाला पड़ने से आंखें वापस उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पाती जो थोड़ी देर पहले नहीं था। इसलिए कभी भी हमें सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, भले ही वहाँ पे अंधेरा हो रहा हो। चंद्र ग्रहण पृथ्वी द्वारा सूर्य की एवं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की निरंतर परिक्रमा करते रहने पर कभी कभी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच एक पंक्ति में आ जाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एवं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की निरंतर परिक्रमा करते रहने पर कभी कभी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच एक पंक्ति में आ जाती है। ये सूरज है, ये धरती है, ये चांद है। ये धरती है, इसकी परिक्रमा कर रहा है ये चांद, सन। क्या हुआ? इसकी रोशनी जानी थी ऐसे और बीच में धरती आ गई तो चांद दिखना बंद हो गया। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एवं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की निरंतर परिक्रमा करते रहने पर कभी कभी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच एक पंक्ति में आ जाती है। ऐसे में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चांद है। अब इस वाले इलाके में ये सूरज की
रोशनी को पूरी तरह से पृथ्वी ने यहाँ रोक दिया इस काले इलाके में। इस काले इलाके में जब तक चांद रहेगा वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चांद दिखता तभी है जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। वही रोशनी परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमको चांद दिखाई देता है। चांद की खुद की अपनी कोई रोशनी है नहीं। इससे चंद्रमा पर सूर्य से आने वाला प्रकाश रुक जाता है। चंद्रमा पे प्रकाश कहाँ से आ रहा था? सूरज से आ रहा था। सूर्य से आने वाला प्रकाश किसने रोक दिया? पृथ्वी ने। और पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दशा को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 स्थिति यहाँ पे दे रखी हैं घूमते हुए चंद्रमा की पृथ्वी के चारों तरफ। ये पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है? पूर्ण चांद, चांद पूरा दिखाई देगा धरती से, क्योंकि कोई परछाई नहीं पड़ रही है, सूरज विपरीत दिशा में है। इस लाइन के इस वाले एज से इस एज को मिलाने वाले इस तरफ कहीं से भी सूरज दिखाई नहीं देगा। इधर इस तरफ से कहीं सूरज नहीं दिखाई देगा। इस वाले इलाके से लेके इस वाले इलाके तक सूरज दिखाई तो देगा, लेकिन आंशिक दिखाई देगा। ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक इस वाले इलाके में और इस वाले इलाके में सूरज दिखाई तो देगा, लेकिन आंशिक दिखाई देगा। इस वाले इलाके में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और इस वाले इलाके में पूरा चांद दिखाई देगा। चांद से सूरज पूरा दिखाई देगा। इसका मतलब कि सूरज की रोशनी पूरी की पूरी चांद पे कहाँ पहुँचेगी? इस वाले इलाके में। एक वाला जो इलाका है इस वाले क्षेत्र में पूर्ण चांद दिखाई देगा धरती से। 5 वाले में यहाँ पे भी इस रेखा के इस पार पूरा चांद दिखाई देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 और 4 वाला इलाका है, 2 और 4 वाला, यहाँ पे आंशिक ग्रहण होगा, यानी कि चांद ऐसा न दिख के ऐसा दिखाई देगा, ये छाया में आ जाएगा। जो तीसरा वाला इलाका है ये वाला, ये यहाँ पूर्ण ग्रहण पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर सूरज की रोशनी किसी भी तरफ से नहीं आ पा रही है। तो पृथ्वी से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनको काला नजर आएगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया। ये और ये आंशिक 2 और 4 में आंशिक ग्रहण हो गया, और 1 और 5 में कोई ग्रहण नहीं हुआ, वहाँ पे पूरा चांद दिखाई देगा। चूंकि इस दशा में चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन ही होता है। किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण केवल थोड़ी देर के लिए ही होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया के भाग में आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया के भाग में आता है, तब पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तथा चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसे ही पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया के भाग में आ जाता है, इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। कौन सा वाला इलाका? ये जो डार्क इलाका दिख रहा है ये तो पूर्ण वाला है, और जो ये बीच वाला इलाका है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये है आंशिक। कुछ देर बाद चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर आ जाता है तथा चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण कहाँ समाप्त हो जाता है? जब इस लाइन को और इस लाइन को क्रॉस कर लेता है, या तो जब इसके बाहर होता तो भी ग्रहण नहीं होगा, इधर होगा तो भी ग्रहण नहीं होगा। एक तरफ से एंटर करेगा, एक तरफ से निकल जाएगा। सूर्य ग्रहण की भांति चंद्र ग्रहण भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन ही सूर्य ग्रहण की भांति चंद्र ग्रहण भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता। जैसे सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को नहीं होता, वैसे ही चंद्र ग्रहण भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता है। यह केवल उसी दिन होता है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधे में आ जाते हैं। एक सीधे में आना जरूरी है, केवल विपरीत दिशा में होना काफ़ी नहीं है। विपरीत दिशा में तो वो आता ही है, हर महीने आता है। एक महीने में एक बार चंद्र ग्रहण की स्थिति और एक बार सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है, लेकिन वो होता तभी है जब वो एक सीधी लाइन में आए। क्या आप जानते हैं?
प्राचीन काल में चीनवासी सोचते थे कि ड्रैगन नामक दैत्य नुमा जंतु आकाश में सूर्य, चंद्रमा आदि का पीछा करता है तथा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने पर वे ये मानते थे कि ड्रैगन ने सूर्य व चंद्रमा को पकड़ लिया है। इसलिए ग्रहण के समय वे इस आशा में ड्रम बजाते व शोर मचाते थे कि इन्हें सुनकर ड्रैगन भाग जाएगा और ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी कि सूरज और चांद को वो छोड़ देगा। भारत में भी बहुत तरह की कहानियाँ गढ़ी गई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। बहुत सारी कहानियाँ हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा समुद्र के जल में प्रतिदिन 2 बार उतार चढ़ाव को कहते हैं। समुद्र का जो जल होता है वो दिन में एक बार ऊपर और एक बार नीचे होता रहता है। ज्वार भाटा समुद्र के जल में प्रतिदिन 2 बार आए उतार चढ़ाव को कहते हैं। उतार चढ़ाव होता क्यों है? जब जल ऊपर चढ़ता है, ऊपर, इसे ज्वार कहते हैं। ज्वार मतलब पानी का लेवल ऐसे था, पानी का लेवल ऐसे चढ़ गया, यह है ज्वार। और जल के उतरने को क्या कहते हैं? भाटा। पानी का जल ऐसे था और पानी ऐसे हो गया, उतर गया नीचे को, नीचे चला गया पानी। ये पहाड़ जैसा नहीं बनेगा, इसका मतलब ये है कि टाइम के अनुसार ये ऐसे ऊपर चढ़ गया और ये टाइम के अनुसार नीचे चला गया। तो ये बहुत ऊपर बहुत नीचे हो जाता है। ज्वार भाटा समुद्र के जल में प्रतिदिन 2 बार आए उतार चढ़ाव को कहते हैं। जब जल ऊपर चढ़ता है तो इसे ज्वार कहते हैं और जब ये नीचे उतरता है तो इसको भाटा कहते हैं। समुद्र में किसी स्थान पर प्रतिदिन लगभग 12.5 घंटे के अंतराल से ज्वार आता है। कुछ स्थानों पर ज्वार एवं भाटे के स्तर का अंतर लगभग 1 मीटर होता है तो कुछ स्थानों पर यह 15 मीटर तक हो जाता है। समझो बात। कहीं कहीं तो इसका प्रभाव केवल 1 मीटर के अंतर पे होता है और कहीं कहीं ये 15 मीटर ऊंचा पड़ जाता है। 15 मीटर, सोचो 15 मीटर कितने मंजिल हो गया। एक मंजिल की ऊंचाई करीब 3 मीटर होती है, करीब 5 मंजिल तक पानी ऊपर चढ़ जाता है, 5 मंजिल तक। आइए देखें ज्वार एवं भाटा क्यों आते हैं। इतनी बड़ी घटना होती है रोजाना 2 बार 12.5 घंटे के अंतराल पे, तो होती क्यों है वो? ज्वार एवं भाटा के कारण आने के कारण है, ज्वार एवं भाटा के आने का कारण है पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिससे एक वस्तु या एक खगोलीय पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींचता है। हम धरती पर रहते हैं तो कोई भी चीज़ अगर छोड़ दिया तो कहाँ गिरती है? धरती की तरफ जा गिरती है। पेन को छोड़ दोगे धरती पर गिर जाएगा। कोई भी चीज़ धरती की तरफ को जाती है। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट है। चंद्रमा क्या है? धरती के काफ़ी पास है, सूर्य की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा पास है। ये कुछ करोड़ किलोमीटर दूर है, ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है और ये करोड़ों किलोमीटर दूर है। इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सूर्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। धरती पे जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो सूर्य का कम पड़ता है और चांद का ज़्यादा पड़ता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी का भूभाग एवं जलीय भाग चंद्रमा की ओर खींचते हैं। चंद्रमा धरती को और धरती के हर सामान को अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो जलीय भाग हो चाहे भूभाग हो। किंतु खींचने का यह प्रभाव भूभाग की अपेक्षा जलीय भाग पर अधिक होता है। एक्चुअली होता तो बराबर ही है, लेकिन दिखाई कहाँ ज़्यादा देता है? जो चीज़ अपनी शेप चेंज कर सकती है, लिक्विड जैसे होते हैं, जैसे द्रव होते हैं, जैसे कि पानी है, अब उसे आप छेड़ोगे तो हिलेगा, धरती थोड़ी हिल जाती है ऐसा करने से। तो क्या होगा? खींचने के प्रभाव में क्या होता है? ज़मीन तो नहीं उठ जाएगी, लेकिन पानी क्योंकि फ्लेक्सिबल है, वो लचीला है, क्या हो जाएगा? वो उस पर उसका प्रभाव दिखाई देता है।
सामने दिए गए चित्र में ज्वार एवं भाटे की स्थितियों को समझिए। ये चांद है, ये धरती है, ये धरती पे इस थल को छोड़ के बाकी सारा पानी है। तो जब धरती यहाँ पे है और चांद यहाँ पे, तो ये ऐसे खींचेगा सब चीज़ों को। तो पानी का लेवल यहाँ से, पानी धरती पे क्यों समतल रहता है? क्योंकि धरती उसे अपनी तरफ खींचती है। अब धरती के फोर्स की वजह से पानी धरती से चिपका रहता है। अब चांद भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये बल, अब जो प्रभावी बल था, धरती अपनी तरफ खींच रही थी और चांद अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा कम हो गया, तो यहाँ पानी ऊपर को उठ गया। जबकि यहाँ से कोई नहीं खींच रहा है, तो ये लेवल पे रहेगा। किसी समय जब चंद्रमा पृथ्वी के कै भाग के ऊपर होता है, ये कै भाग है, इसके ऊपर चंद्रमा है यहाँ पे, तब इस भाग का जल चंद्रमा की ओर खींचता है। चंद्रमा इस पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे कै भाग में ज्वार आता है। यहाँ का पानी का लेवल ऊपर उठ गया, इसको कहते हैं ज्वार। साथ ही कै के विपरीत दिशा में स्थित पृथ्वी के भाग गै में भी ज्वार आता है। इसके विपरीत जो भाग ये वाला, इसमें भी ज्वार आता है। गै भाग में ज्वार आने का कारण है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पृथ्वी चंद्रमा की ओर थोड़ी खिंचती है। अब हुआ क्या, ये पृथ्वी पे भी तो फोर्स लग रहा है चंद्रमा का, तो पृथ्वी थोड़ी सी आगे को खिंच गई, तो पानी आगे से उठ गया ऊपर को। किंतु गै भाग का जल अपेक्षाकृत नहीं खींच पाता। पृथ्वी तो खिंच गई उधर को, लेकिन पानी वहीं का वहीं रहा। तो पानी तो वहीं है जहां पहले था, ज्वार आने से पहले भी। पृथ्वी थोड़ी सी खिंच गई उधर को, तो वही अंतर जो यहाँ पे उठे हुए पानी के रूप में दिखाई देता है। अतः गै भाग में जल चढ़ जाता है, वहां पे भी ज्वार आ जाती है। ये धरती थी, यहाँ पानी ऐसे उठ गया और यहाँ पे पानी ऐसे उठ गया। जब पृथ्वी के कै तथा गै भाग के जल में ज्वार आता है, तब घै एवं कै भाग के जल में भाट आता है। क्योंकि कै व गै भाग में ज्वार आने के कारण घै तथा कै भाग का जल कै एवं गै की ओर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये धरती है, ये धरती किस तरह से, ऐसे। जब यहाँ का पानी ऊपर चढ़ा और यहाँ का पानी ऊपर चढ़ा, तो यहाँ का पानी नीचे हो गया। क्यों, यहाँ का पानी तो यहाँ पे गया है और यहाँ पे गया है, तो यहाँ ज्वार आया, यहाँ पे ज्वार आया और यहाँ भाटा भाटा। यहाँ का पानी नीचे को गया और यहाँ का पानी ऊपर को गया। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा उसी दिशा में करता है जिस दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। परिक्रमा करते हुए चंद्रमा को पृथ्वी के किसी भाग पर दोबारा आने में 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। इसलिए किसी निश्चित स्थान पर प्रत्येक 12 घंटे 25 मिनट के बाद ज्वार आता है। कितनी देर में चक्कर लगाती है धरती? 24 घंटे 50 मिनट लगभग। इसलिए 12 घंटे 25 मिनट में इसका आधा कर लो। 12 घंटे 25 मिनट में ऐसी स्थिति दो बार आ जाती, हर 12 घंटे 25 मिनट में ऐसी स्थिति आती है जब ये ऐसी कंडीशन में आता है। या तो अगर धरती यहाँ पे है और सूरज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आया और 12 घंटे 25 मिनट बाद यहाँ पे आ गया। दोनों केस में यहाँ पे जोर आएगा। ऐसी यहाँ पे भाटा आ रही है, तो 12 घंटे 25 मिनट बाद यहाँ फिर भाटा आएगी। तो ज्वार भाटा ज्वार भाटा, एक दिन में कितना हो गया? ज्वार भाटा, 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। इसके अलावा एक चीज और होती है, दीर्घ ज्वार और दीर्घ भाटा। हाँ, दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार। ज्वार केवल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही नहीं आता, अपितु सूर्य का क्षीण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी ज्वार लाता है। हमने पहले बताया कि सूर्य धरती से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम रहता है। चांद छोटा है लेकिन धरती के बहुत नज़दीक है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वह भी एग्जिस्ट करता है, वह भी तो होता ही है, कम होता है लेकिन होता है। अपितु सूर्य का क्षीण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी ज्वार लाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की तथा चंद्रमा पृथ्वी की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही दिशा में आ जाते हैं पूर्णिमा एवं अमावस्या वाले दिन, तब सूर्य का गुरुत्व चंद्रमा के गुरुत्व के साथ मिल जाता है।
दो कंडीशन ऐसी आती हैं जब सूरज का और चंद्रमा का गुरुत्व मिल जाता है, एक दिशा में वो आ जाते हैं। इन दोनों खगोलीय पिंडों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी का जल बहुत ऊंचाई तक खिंच जाता है, इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। ये सूरज है, सूर्य, ये चंद्रमा, चांद, ये धरती। अब देखो सूरज भी खींच रहा है धरती को और चांद भी खींच रहा है, दोनों मिलकर खींचते हैं, तो इसमें पानी बहुत ऊंचा उठ जाता है, इसे कहते हैं दीर्घ ज्वार। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में है तो क्या आया? दीर्घ ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही दिशा में आ जाते हैं पूर्णिमा एवं अमावस्या वाले दिन, तब सूर्य का गुरुत्व चंद्रमा के गुरुत्व के साथ मिल जाता है। इन दोनों खगोलीय पिंडों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी का जल बहुत ऊंचाई तक खिंच जाता है, इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य एवं चंद्रमा समकोण पर होते हैं, सूर्य, धरती और चंद्रमा समकोण पर होते हैं, तब सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण, इसके विपरीत जब सूर्य एवं चंद्रमा समकोण पर होते हैं तब सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण पृथ्वी पर जल का चढ़ाव बहुत कम स्तर तक होता है, इसे लघु ज्वार कहते हैं। यहाँ देखो चांद इधर है, सूरज इधर है, चांद इधर को खींच रहा है पानी को और सूरज इधर को खींच रहा है, तो प्रभाव कम होगा, इसे कहेंगे लघु ज्वार। देखिए आपने क्या सीखा। नीचे कुछ सही व कुछ गलत तथ्य कथन दिए गए हैं, गलत कथनों को सही करके रिक्त स्थानों में लिखिए। केवल पारदर्शी एवं अल्प पारदर्शी पदार्थों की ही छाया बनती है। क्या पारदर्शी की छाया बनती है? अल्प पारदर्शी की हल्की छाया बनती है, लेकिन क्या लिखा? केवल पारदर्शी एवं अल्प पारदर्शी पदार्थों की छाया बनती है, जबकि यह होना क्या चाहिए था? केवल अपारदर्शी एवं अल्प पारदर्शी पदार्थों की ही छाया बनती है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपारदर्शी। वस्तु के आकार में परिवर्तन से उसकी छाया के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने तो पढ़ा है कि वस्तु का जैसा आकार होता है उसकी छाया का आकार भी वैसा ही होता है, तो अगर आकार में परिवर्तन करेंगे तो उसकी छाया के आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होना चाहिए, तो ये भी गलत है, परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की छाया सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर तथा सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर बनती है। किसी वस्तु की छाया सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर तथा सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर बनती है। अब हमने पढ़ा क्या है? अगर ये हमने कोई छड़ी गाड़ दी और सूर्योदय का समय है, मान लो सूरज निकल रहा है, ऐसे करके दिखाते हैं पहाड़ों से, तो ये पूरब की तरफ है, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम में। किसी वस्तु की छाया सूर्योदय के समय पूरब दिशा की ओर, ये तो गलत है, पश्चिम दिशा की ओर बनती है, तथा सूर्यास्त के समय सूरज पश्चिम में होगा यहाँ पे, और परछाई किधर बनेगी? पूरब की ओर। सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर बनती है, यहाँ पश्चिम दिशा क्या होगा? पूरब दिशा की ओर बनती है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के पारदर्शी होने के कारण ही ग्रहण पड़ते हैं, नहीं, गलत बात है। अपारदर्शी होने के कारण, अपारदर्शी होने के कारण, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के अपारदर्शी होने के कारण ही ग्रहण पड़ते हैं। वो अपारदर्शी भी होने चाहिए, एक सीधी रेखा में भी आने चाहिए, तब ग्रहण होंगे, क्योंकि तभी तो प्रकाश को रोक पाएंगे वो।
अपारदर्शी होने के वजह से छाया बनेगी और एक सीधी लाइन में होने की वजह से उनका दिखाई देना बंद होगा, तभी उसको ग्रहण बोला जाएगा। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। चांद कब पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा को। जिस दिन पूरा दिखाई देता है उस दिन तो ग्रहण होगा, उसी दिन उस पर धरती की परछाई पड़ने का अवसर मिलता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन, जब चांद सूरज और धरती के बीच में होता है तब वह सूरज के प्रकाश को रोकता है, जिसकी छाया धरती पर पड़ती है और उसी से सूर्य ग्रहण होता है। दीर्घ ज्वार की दशा में सूर्य एवं पृथ्वी संपूर्ण पर होते हैं। ये गलत हुआ, क्योंकि दीर्घ ज्वार तब आता है जब सूरज, चांद और धरती एक दिशा में होते हैं और सूरज का और चांद का, यानी कि सूर्य का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक साथ मिल जाता है और पानी को बहुत ही ऊपर तक उठा देता है। उसी को हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। नीचे कुछ वस्तुओं की एक सूची दी गई है, प्रत्येक को सही कॉलम में लिखिए। सादा कागज, सादा कागज, सादा कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक की पतली शीट, सूती कपड़े का टुकड़ा, चश्मे का लेंस, किताब, तेल में भीगा कपड़ा, पत्थर का टुकड़ा, कीबोर्ड, दर्पण। पारदर्शी। अब ये बताओ इनमें से किस में से हम बिल्कुल साफ साफ पार देख सकते हैं? सादे कागज में नहीं। सादा कांच का टुकड़ा, सादा कांच का टुकड़ा, और क्या है? प्लास्टिक की पतली शीट। अब प्लास्टिक की पतली शीट कैसी वाली है? अगर ट्रांसपेरेंट वाली है तो देख सकते हैं, अगर किसी और तरह की तो नहीं भी देख सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। सूती कपड़े का टुकड़ा, चश्मे का लेंस। चश्मे के लेंस में साफ साफ हम देख सकते हैं, चश्मे का लेंस। तेल में भीगा कपड़ा, किताब, पत्थर का टुकड़ा, कीबोर्ड नहीं, कोई नहीं। पारभासी। पारभासी कौन से? जिसमें से थोड़ा बहुत दिखता है, साफ नहीं दिखता लेकिन रोशनी पार हो जाती है। सादा कागज। सादे कागज में थोड़ी सी रोशनी पार होती है, सादा कागज। सादा कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक की पतली शीट। शायद प्लास्टिक की पतली शीट यहाँ पे आएगी। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पे आएगी। सूती कपड़े का टुकड़ा, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश पार हो जाता है। चश्मे का लेंस। किताब। किताब अपारदर्शी होती है। पत्थर का टुकड़ा, कीबोर्ड। कीबोर्ड की भी आर पार आप नहीं देख सकते। दर्पण। दर्पण को ध्यान से देखो, दर्पण चमकदार होता है, उसमें प्रतिबिंब बनता है, इसके आप आर पार तो देख नहीं पाते हो। ऐसा लगता है कि आप उसके पीछे देख रहे हो, लेकिन अगर आपसे सूरज के रोशनी के सामने रख दो तो पीछे छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? तो मेरे साथ दर्पण भी जो है अपारदर्शी है। कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की काली शीट है, ये डिपेंड करता है कि काली शीट है, ये ट्रांसपेरेंट भी आती हैं, पारभासी भी आती हैं, मतलब पारदर्शी भी आती हैं, पारभासी भी आती हैं और अपारदर्शी भी आती हैं। इन्होंने बताया नहीं किस तरह की है प्लास्टिक की शीट, इसलिए इस पर थोड़ा डाउट है। आगे देखते हैं। सही जोड़े मिलाइए। जल में उतार को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है, जब पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा का। ये रही पूर्णिमा। दीर्घ ज्वार कब आती है? पूर्णिमा और अमावस्या को, जब एक लाइन में होते हैं। चांद, सूरज और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं पूर्णिमा एवं अमावस्या को। पारभासी पदार्थ कैसे क्या करते हैं? हल्की छाया बनाते हैं, हल्की छाया। एक ही बचा, छाया कब बनती है? प्रकाश की उपस्थिति में। ये हो गए जोड़े। जल में उतार भाटा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या, पारभासी पदार्थ हल्की छाया,
छाया प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश नहीं होगा तो छाया भी नहीं होगी। नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जलीय भाग, गहरी, पृथ्वी, छाया, सूर्य घड़ी, भूभाग, तीव्र, सूर्य, पदार्थ, चंद्रमा, पथ, समय। जब कोई डैश प्रकाश के डैश के बीच में आ जाता है तो उसकी डैश बन जाती है। जब कोई चीज़ पदार्थ, जब कोई पदार्थ प्रकाश के रास्ते में पथ के बीच में आ जाता है तो उसकी छाया बन जाती है, छाया बन जाती है। प्रकाश जितना तेज होता है छाया उतनी ही गहरी होती है। तेज 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 तीव्र, छाया गहरी, गहरी छाया, गहरी छाया, गहरी। प्रकाश जितना तीव्र तेज होता है छाया उतनी ही गहरी बनती है। छाया की लंबाई एवं दिशा के आधार पर क्या बताने वाले उपकरण को कहते हैं? समय बताने वाले उपकरण को सूर्य घड़ी, एक घड़ी है, कहते हैं। कौन से ग्रहण की स्थिति में सूर्य एवं के बीच एक पंक्ति में आ जाता है? देखो सूर्य तो यहाँ दे रखा है, पृथ्वी ग्रहण होता नहीं, तो कौन से ग्रहण की स्थिति में जाति नहीं का जाता लिखा है, तो लिख के लिखते हैं सूर्य ग्रहण। अच्छा सूर्य ग्रहण तो लिखा ही हुआ है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच एक पंक्ति में आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच एक पंक्ति में आ जाता है। देखिए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी दे रखे हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी दे रखे हैं। चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा कम हो जाता। कम को क्या लिखा हुआ है ना? गहरी, पृथ्वी, छाया, सूर्य घड़ी, भूभाग, जलीय भाग, समय, सूर्य घड़ी, सब तो आ गया। क्या बचा? जलीय भाग और भूभाग तो बचा। अच्छा गुरुत्वाकर्षण नहीं आएगा यहाँ पे। चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के भूभाग की अपेक्षा जलीय भाग पर अधिक होता है। होता तो दोनों पे ही है, लेकिन धरती उससे हिल नहीं पाती, रिजिड होती है। धरती कठोर होती है, पानी लचीला होता है, तो धरती तो उठ नहीं पाती, लेकिन पानी उठ जाता है फोर्स लगाने पे। इस पर फोर्स लगाए तो कुछ नहीं होता, इसे लगाने से उठ जाता है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। किन पदार्थों की छाया बनती है तथा क्यों? जो पदार्थ अपारदर्शी या अल्पपारदर्शी या पारभासी होते हैं उन्हीं की छाया बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वो प्रकाश के पथ में
आने पर प्रकाश को रोक देते हैं, अपने आर पार जाने नहीं देते। ज्वार एवं भाटा क्यों आते हैं? ज्वार एवं भाटा क्यों आते हैं? देखो इसका आंसर ज्वार भाटा। दीर्घ ज्वार हम ढूंढने ज्वार भाटा। ज्वार एवं भाटा के आने के कारण क्या है? ज्वार एवं भाटा के आने के कारण है चंद्रमा, पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य के का प्रभाव। ये वाला इसका आंसर है। क्या है? ज्वार एवं भाटा के आने के कारण है पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सूर्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण पृथ्वी का भूभाग एवं जलीय भाग चंद्रमा की ओर खींचते हैं, किंतु खींचने का यह प्रभाव भूभाग की अपेक्षा जलीय भाग पर अधिक होता है। अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण क्यों नहीं होता? चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को चांद, पृथ्वी और सूर्य एक रेखा में नहीं होते। एक रेखा में होने पर ही, एक पंक्ति में होने पर ही ग्रहण होता है। आंशिक चंद्रग्रहण किसे कहते हैं? देखो चंद्रग्रहण यहाँ लिखा आंशिक चंद्रग्रहण। यहाँ से पढ़ के आप इसका आंसर खोज सकते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया के भाग में आता है तब पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तथा चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसे पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं। धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया के भाग में आ जाता है, इसे आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं। कुछ देर बाद चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर आ जाता है तथा चंद्रग्रहण समाप्त हो जाता है। यहाँ पे इसका जवाब मिल जाएगा। ये तो एक्टिविटी है। कार्डबोर्ड में छेद कीजिए, पिन होल कीजिए, उसके सूरज के आगे रख के देखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब नजर आएगा, जैसे कि एक लेंस से दिखाई देता है। इसका उपयोग आप सूर्य ग्रहण देखने के लिए कर सकते हैं ताकि आँख पे बुरा प्रभाव ना पड़े। कभी भी सूर्य ग्रहण को सीधी आँख से ना देखें। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसको पढ़ के इसके क्वेश्चंस पे आप विचार करना। लगभग सभी सवाल करा दिए गए हैं इसमें।